नमस्कार। लिटकेन 2020 चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। जीवन में आपने बहुत बार किसी न किसी अखबार में, किसी न किसी पत्रिका में कार्टून ज़रूर देखे होंगे और कार्टून की जो भाषा होती है, व्यंग्य की जो भाषा होती है, व्यंग्य पुस्तकों की जो भाषा होती है, वो कुछ अलग तरह की भाषा होती है, कुछ अलग तरह की अंदाज में होती है और कुछ इस तरह का होता है कि चुटीलापन लिए होता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप गुदगुदाते हैं, हँसते हैं, आपको मज़ा भी आता है। आज जिनको हम आपके सामने रूबरू कर रहे हैं, क्योंकि लिटकेन चैनल हमारा एक ऐसा है जो साप्ताहिक तौर पर किसी न किसी साहित्यकार को, चाहे वो देश में बसे हों, चाहे विदेश में बसे हुए हों, हमारा प्रयास रहा है कि हम आपसे उनको रूबरू करवाएँ, उनके जीवन, उनकी लेखन यात्रा से आपको जानकारी देने का, कुछ उनको दिलवाने का प्रयास करें। आज हमारे साथ हैं राजस्थान के एक ऐसे व्यंग्यकार जो व्यंग्य की दुनिया में बहुत बड़ा हस्ताक्षर है, बहुत बड़ा नाम है और केवल व्यंग्य नहीं, व्यंग्य के साथ-साथ उनका एक और हुनर है जिससे आपने जो आवाज़ की दुनिया के लोग हैं वो उस बात को जानते हैं, पहचानते हैं। चाहे वो टी20 मैच हो, चाहे वो वनडे क्रिकेट की कमेंट्री हो, वहाँ पर इन्होंने अपनी आवाज़ दी है, यानी कमेंट्री करते हैं। चलिए ऐसे ही कमेंटेटर, व्यंग्यकार और कार्टूनिस्ट से आज मुलाकात करते हैं। आप हैं प्रभात गोस्वामी, जो बीकानेर में जन्मे हैं। इनकी 5 पुस्तकें अब तक व्यंग्य संग्रह आ चुकी हैं। चुगली की गुगली, ऐसा भी क्या सेल्फियाना और पुस्तक मेले में खोई भाषा। इसके अलावा यदि और इनकी बात करें तो दैनिक युग पक्ष बीकानेर में इन्होंने 2 साल तक साप्ताहिक व्यंग्य स्तंभ लिखा है, सप्ताह का व्यंग्य के नाम से। और यदि हम शुरुआती इनके चरण को देखें तो बीकानेर में इनका जन्म हुआ 5 मार्च 1959 को। एमए इन्होंने स्नातकोत्तर किया है, पत्रकारिता और जनसंपर्क में इन्होंने डिप्लोमा हासिल किया। 1978 से खेल, सांस्कृतिक और साहित्यिक विषयों पर देश विदेश की विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में लिखते रहे हैं। राजस्थान के सूचना और जनसंपर्क विभाग में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं और वर्तमान में बहुत सक्रिय हैं। पूरे देश में और विदेशों में ये इस नाम से जाने जाते हैं। श्रीलंका, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम सहित बहुत सारे देशों में और भारत के राज्यों में इन्होंने भ्रमण किया है और जगह-जगह भ्रमण करके ये बात इनकी हमेशा ये रही है कि वो कुछ ना कुछ नया लोगों को देते रहें, कुछ ना कुछ ऐसी बात बताएं अपने व्यंग्य के माध्यम से, अपने इस तरह से, ताकि लोग समझ सके कि व्यंग्य की भाषा, व्यंग्य की विधा क्या है। चलिए हम स्वागत करते हैं आज प्रभात गोस्वामी जी का। गोस्वामी जी, स्वागत आपका। आपका बहुत बहुत आभार कि आपने इस मंच पे याद किया। देखिए, ये मंच हमारा ऐसा है जिसमें हम आपको बहुत पहले लेके आना चाहते थे, लेकिन कुछ कई बार ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं, एक अनावश्यक विलंब हुआ है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। जी, बहुत अच्छा लगा जब भी आपसे बात करने का अवसर मिला। मेरे लिए तो एक विशिष्ट अवसर मैं कहूँगा इसको, कि आपसे रूबरू होना और आपके साथ में हमारे और भी मित्र जो इस पटल से जुड़ रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपनी बात आप लोगों तक पहुंचा सकूंगा। गोस्वामी जी, अब बात की हम शुरुआत यहीं से करते हैं कि आपने कार्टूनिस्ट का काम भी किया है, आपने व्यंग्य जो उस पर अपनी कलम भी चलाई है, तूलिका चलाई है और साथ ही साथ आपने कमेंट्री के लिए बहुत अच्छी खासी आवाज़ भी दी है, ज़बान भी चलाई है, यूँ कहें। तो एक व्यंग्य लेखक, कार्टूनिस्ट को सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या लगता है, जिससे उसके तत्काल ज़हन में ये बात आ जाती है कि हाँ, ये बात तो मेरे को इसमें तूलिका इस पे चलानी चाहिए या मुझे अपनी कलम चलानी चाहिए? देखिए, व्यंग्यकार भी एक संवेदनशील व्यक्ति होता है जो अपने आसपास झांकता रहता है और उसे लगता है कि कहीं भी विसंगति है। ऐसी विसंगति जो अन्याय के मामले में हो या भ्रष्टाचार हो या व्याभिचार हो या अन्य किसी भी क्षेत्र में कोई भी विसंगति, चाहे वो सामाजिक विसंगति हो, आर्थिक हो या राजनीतिक विसंगति हो, अगर आपको उन विसंगतियों को देखकर आप उद्वेलित होते हैं तो निश्चित रूप से आपके मन में उनके विरुद्ध आवाज उठाने की एक हूक उठती है। और वही लेखक सफल होता है जो
निडर होकर उन विसंगतियों के विरुद्ध आवाज उठाए, या बल्कि समाज के सामने उनको लाए कि ये देखिए समाज में कहाँ क्या गलत हो रहा है, और उस पर कटाक्ष करते हुए, क्योंकि व्यंग्य की एक विशिष्ट भाषा होती है। तो व्यंग्य अपनी तरीके से व्यंजना में कही जाने वाली बात है कि आप जो बात कहते हैं उसके निहितार्थ जो होते हैं वो आपको चुभने वाले होते हैं। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा भी था कि व्यंग एक ऐसी विधा है जिसमें सामने वाले को, जिसको आप कह रहे हैं, वो तिल मिलाता है, और व्यंग कहने वाला अधरोष्ट में हल्के हल्के मंद मंद मुस्कुराता है। मुस्कुराता है, तो बिल्कुल ये एक बिल्कुल। चुभने वाली बात है। और अगर आप दुनिया की बात करें या हमारे भारतीय साहित्य की बात करें, तो कबीरदास को सभी लोग, हमारे जो वरिष्ठ जन हैं, वो मानते हैं कि वो पहले व्यंग्यकार थे जो बहुत कम बात में, बहुत कम शब्दों में बहुत गहरी और बहुत बड़ी बात कहते थे। बिल्कुल बिल्कुल। जी। जहां तक कार्टूनिंग की बात आपने कही, कार्टूनिंग के लिए मैं बीकानेर का रहने वाला हूँ, और वहाँ गोस्वामी चौक एक हमारा है जहां पर हम रहते थे। वो पूरा चौक कार्टूनिस्टों का चौक था। हमारे हम्म। अग्रज पंकज गोस्वामी जी थे, जो बिल्कुल। बाद में व्याख्याता भी हो गए, बहुत बड़े कार्टूनिस्ट थे वो। और उन्हीं को देखकर हम लोगों ने कहिए कि प्रेरणा मिली हमको। मैं था, मेरे साथ सुधीर तेलंग, जो बाद में देश के बहुत बड़े कार्टूनिस्ट बने। भारत सरकार ने उनको अनेक पुरस्कारों के साथ पद्मश्री से भी नवाजा। तो बिल्कुल। मैं था, सुधीर थे, एक सुधीर गोस्वामी और जो अभी भी काम कर रहे बिल्कुल हैं। काम कर रहे हैं। सुधीर तेलंग दुर्भाग्य से हमारे बीच नहीं रहे अब, लेकिन वो नवभारत टाइम्स से होते हुए इंडियन एक्सप्रेस और बाद में एशियन एज में रहे लास्ट अंतिम समय में अपने। लेकिन उनकी लंबी पारी हिंदुस्तान टाइम्स में रही। हिंदी से वो अंग्रेजी में शिफ्ट हुए थे। तो वो एक पूरा माहौल था। तो उसको गोस्वामी चौक को उस समय कार्टूनिस्टों का चौक कहा गया। और आपको यह जानकर खुशी होगी कि दूरदर्शन पर विनोद दुआ ने एक बिल्कुल। डॉक्यूमेंट्री हमारे चौक पे बनाई थी, जिसका हम्म। शीर्षक था कार्टूनिस्टों का चौक, चौक, बिल्कुल बीकानेर में बिल्कुल। कार्टूनिस्टों का चौक। हाँ, बिल्कुल याद है। और जब आपने बात एक अभी कुछ देर पहले कही कि भ्रष्टाचार, अनाचार, व्यभिचार, शिष्टाचार के आचार पर ये कुछ फफूंद जैसा नहीं लग रहा ऐसा है? देखिए, व्यंग की आपकी भी दृष्टि कुछ व्यंगकार जैसी है, क्योंकि आप लेखक हैं। लेखक चाहे वो कवि हो चाहे कहानीकार हो, आप देखिए कि व्यंग्य साहित्य में कहीं ना कहीं आपको मिलता है। हम्म। तो आपने जो बात कही मैं भी उससे सहमत हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि शिष्टाचार में भी कई बार भ्रष्टाचार हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आचार में भी फफूंद लगती है तो ये शिष्टाचार में भी कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। चलिए, ये व्यंग्य की बात ही है, क्योंकि एक व्यंग्यकार हमारे साथ हैं, तो एक छोटा सा हल्का सा व्यंग्य विनोद हमने भी करने का प्रयास किया है। जी जी। गोस्वामी जी, जब हम पुस्तकों की बात करते हैं, लेखन की बात करते हैं, तो व्यंग्य में बहुत पुराने जो यदि हम नाम लेते हैं, उनके बाद में यदि बीच की पीढ़ी में, तो हम आज के यदि देखें तो ललित लालित्य हैं या प्रेम जन्मेजय हैं। इनसे पहले की पीढ़ी में निराला जी ने भी कुछ व्यंग्य लिखे हैं, और डॉक्टर दूसरे कई ज्ञान चतुर्वेदी। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, बिल्कुल। जी जी शरद बिल्कुल। और शरद जोशी, हे अतिथि तुम कब देखिए, जाओगे। आजादी के बाद में जो व्यंग को हम तीन खंडों में देखते हैं। जी। पहला, वो जो आजादी से पहला जो भारतेंदु काल था, हम्म। अंधेरी नगरी जैसे उन्होंने उस समय में कटाक्ष भरा एक ऐसी रचना, कालजयी रचना लिखी कि आज भी उसका नाट्य रूपांतर होने के बाद आज भी वो नाटक खेला जाता है। और भारतेंदु काल का जो काल था, वो एक तरह से परतंत्र भारत का एक समाज था, जहां पर आदमी को खुलकर बात कहने की या खुलकर अपनी अभिव्यक्ति देने की स्वतंत्रता उतनी नहीं थी। बच के लिखा हो या मध्य मार्ग अपना के लिखा हो, व्यंग लिखा गया। हमारे देश में आजादी से पहले, अगर भारतेंदु काल के बाद की बात करें, तो व्यंग्य त्रयी के रूप में मशहूर हुए सर्वश्री हरिशंकर परसाई जी, बिल्कुल और रविंद्रनाथ त्यागी, और शरद जोशी। तो बिल्कुल। परसाई, जोशी और त्यागी,
ये व्यंग्य त्रयी रही जिन्होंने भारतीय व्यंग्य की स्थापना में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और व्यंग्य को विधा में परिवर्तित करने या पहले एक स्पिरिट मानी जाती थी, बाद में इसे विधा माना गया। तो अगर हम व्यंग्य आज विधा है तो इन तीन महानुभावों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिन्होंने समाज में फैली विसंगतियों के को बहुत सूक्ष्मता के साथ देखा, उनको पकड़ा और बेहतरीन तरीके से व्यंग्य लिखे। और उन्होंने निडर होके परसाई जी के साथ तो बहुत हादसे भी हुए और यही बात शरद जोशी जी के साथ भी हुए थे। वो सूचना और जनसंपर्क विभाग में नौकरी करते थे। बाद में जिस तरह से उन्होंने व्यंग्य लिखा, व्यवस्था के विरुद्ध या सरकार के विरुद्ध माना गया। तो शरद जी ने भी देखा कि अगर खुल के लिखना है, सब कुछ करना है, तो उन्होंने भी बाद में नौकरी छोड़कर पूर्णतया लेखन पर वो आए। और उसके बाद की अगर पीढ़ी की बात करें तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी और डॉक्टर प्रेम जन्मेजय और डॉक्टर हरीश नवल, जी ये वो पीढ़ी है जिसने आगे व्यंग को बढ़ाया। और उसके बाद तो एक व्यंग की एक ऐसी पीढ़ी बनी है जो आपने नाम भी लिया, डॉक्टर ललित हैं, या अजय। छत्तीसगढ़ में विनोद साव हैं, हम्म, या उत्तर प्रदेश में अगर आप नजर दौड़ाएं तो आपको अ, अरविंद तिवारी जैसे प्रखर व्यंग्यकार मिलेंगे जो आज भी बहुत बेहतरीन लिख रहे हैं। तो ऐसी एक बहुत लंबी फहरिस्त है। अगर हम बिल्कुल उस उन बिल्कुल सबका नाम लेंगे तो संभवतः हम बात नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप भी सरकारी विभाग में कार्यरत थे, तो आपको भी कहीं शरद जोशी जी की तरह ऐसा महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं मैं सरकारी मुलाजिम होने के नाते अपनी जो कलम है सरकार के खिलाफ, या वो धार मैं नहीं दे पा रहा हूं जो आपने सेवानिवृत्ति के बाद में धार देना चालू किया? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैंने बहुत बालकाल मतलब आप कह दीजिए कि मैं जिस वक्त, ये 1976 की बात होगी, हम्म। 1976 में मैंने एक खबर पढ़ी थी धर्मयुग में कि एक शोध हो रहा है जिसमें कि टेस्ट ट्यूब में बच्चों हम्म। का जन्म होगा या बच्चे पैदा होंगे। पता नहीं मेरे मन में क्या एक ऐसे आई, तो मैंने उस पर एक व्यंग्य लिखा और मुक्ता जो दिल्ली प्रेस की पत्रिका है हाँ। उसमें वो व्यंग्य छपा। उसके बाद में मैंने हमारे स्थानीय स्तर के कुछ अखबार हैं जिनमें मैंने लिखा हीरोइन और जो बनी हीरोइन, और आशिकी का चक्कर, महिला साहित्य गोष्ठी, मैंने आदमी आदमी, इस तरह के कुछ व्यंग्य मैंने लिखे। ये सब व्यंग्य मैंने लिखे थे सेवा काल से पहले के। लेकिन बीच में मैं खुद बेहद ईमानदारी से इस बात को स्वीकार करता हूं कि क्रिकेट के प्रति जो दीवानगी मेरे भीतर थी, हम्म। उससे मैं क्रिकेट खिलाड़ी बनना चाहता था और मैं असफल रहा। तो मुझे लगा कि अगर मैं बल्ले से नहीं खेल पा रहा हूं तो मैं शब्दों से खेलने का प्रयास करता हूं। और मैंने जब स्नातक की परीक्षा पास की थी 1980 में, तो पहली बार मुझे बीकानेर में एक रणजी ट्रॉफी मैच हुआ था, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के मध्य में। तो उसमें हम्म। मुझे पहली बार कमेंट्री करने का अवसर मिला और वो जुनून मेरे सर पर इतना चढ़ गया कि मैंने ये लिखने का काम जो है, व्यंग्य लिखने का काम तो मेरा चलता रहा था। तो हम्म। व्यंग्य लिखने का काम मेरा वहां ठहर गया, या आप मान लिए कि कहीं व्यंग्य मेरे हाथ से निकल कर कहीं खो गया। और उसके बाद जब मैं सेवानिवृत्त हुआ, उससे ऐसा नहीं, उस सेवा काल के दौरान बहुत से आइडिया आते थे, मैं एक डायरी पे लिखता रहता था। बहुत सी बातें मुझे याद भी थी, बहुत सी बातें मैं भूल गया। लेकिन मुझे जब लगा कि मैं अब सेवानिवृत्त हो गया हूँ, तो मुझे लगा कि अब मुझे सक्रिय होकर इस विधा पर काम करना चाहिए, क्योंकि बचपन में जो कार्टूनिस्ट के रूप में एक रंग का संस्कार मिला था, तो मुझे लगा कि मैं अगर कुछ कर सकता हूँ, बेहतर कर सकता हूँ। करने को तो बहुत सी बातें होती हैं, हम्म। लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसी चीज होती है कि वो लगता है कि ये चीज वो बेहतर कर सकता है। तो मुझे लगा कि मैं व्यंग लेखन अन्य विधाओं के मुकाबले बेहतर कर सकता हूँ। मेरी कविताएं भी उस दौर में, जो 80 का दौर था, इतवारी पत्रिका में, साथ ये राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित हुई, बिल्कुल बिल्कुल हुई कुछ है। कहानियां भी प्रकाशित हुई। लेकिन प्रमुखता मुझे लगा कि मुझे व्यंग ही लिखना है। अ, गोस्वामी जी, एक बात इस बात से समझ में आ रही है कि भारत में, या मैंने हम नहीं जानते कि विदेशों में क्या स्थिति है, लेकिन भारत में एक बात समझ में आ रही है कि व्यक्ति की जो अभिरुचि है उसके ऊपर उसकी आजीविका हमेशा भारी पड़ती है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल।
देखिए, आप जब सेवा में होते हैं, तो आप एक नियमों से बंधे हुए होते हैं। हर अधिकारी जो होता है सेवा में एक शपथ लेता है कि वो उस सेवा के प्रति निष्ठापूर्वक रहे कार्य करेगा, वो प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगा और वो ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो उस सेवा के नियमों के विरुद्ध है। हालांकि व्यंग में और अनेक ऐसे विषय हैं, राजनीति ही एक विषय है, सामाजिक विषय भी हैं और भी ऐसी बहुत सी विसंगतियां हैं जिन पे आप लिख सकते थे। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जनसंपर्क सेवा में इतनी व्यस्तता रहती थी कि मैं सुबह घर से निकलता था, रात को घर में घुसता था, तो उसके बाद में मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं था कि मैं कुछ कर पाऊंगा। और हम्म। जयपुर में आने मैं 2000 में जयपुर में आया था और मेरी पोस्टिंग या पदस्थापन मुख्यमंत्री कार्यालय में रहा, बिल्कुल। जहां आप अगर सत्ता के शिखर में बैठे पुरुष के साथ कार्य कर रहे हैं, तो वहां सबसे बड़ा कार्य तो आपकी प्रतिबद्धता ही होती है, आपका कमिटमेंट होता है, आपकी सेवा के प्रति ईमानदारी होती है। तो निश्चित रूप से वो जो कार्यकाल था मेरा 10 से 11 साल, मैंने अभी जो वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी, उनके साथ सर्वाधिक काम किया। दोनों कार्यकाल में मैं उनके सानिध्य में रहा और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। इसके अलावा वसुंधरा मैडम के साथ में भी मैंने दोनों कार्यकाल में एक एक वर्ष काम किया। वो काम कुछ कम था, लेकिन आप देखिए कि 4 टर्म मुझे मुख्यमंत्री सचिवालय में मिले कार्य करने के लिए, जहां तलवार की धार काम करना होता था, बहुत एकाग्रता के साथ, क्योंकि आप जो कुछ भी प्रेस को दे रहे हैं, मीडिया को दे रहे हैं, वो आपकी तरफ से नहीं, वो मुख्यमंत्री का वक्तव्य बिल्कुल, होता बिल्कुल। है। हाँ। तो वहां आप किसी तरह के रिस्क नहीं ले सकते, तो वहां सारा ध्यान आपको अपने काम में लगाना पड़ता है। तो यह भी एक कारण बड़ा रहा कि मैं उस समय चाह कर भी नहीं लिख पाया। गोस्वामी जी, एक बात है कि जब हरियाणा और राजस्थान की हम बात करते हैं, यहाँ के लोक जीवन में बात-बात में चुटीली बात कहना जी जी। बहुत सहज और सामान्य बात है। यानी कि यहाँ पर व्यंग्य हमारे जीवन में रचा बसा हुआ सा है। क्या आप इस बात से सहमत हम्म। हैं? जी, बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि मैं आपको ये बताऊँ कि मेरे जीवन में मेरे सेवा के आरंभिक 6 साल मैंने कोऑपरेटिव डेयरी में नौकरी की थी। मैंने 1 साल जयपुर डेयरी में नौकरी किया, जहाँ कुछ गाँवों को देखने का अवसर मिला। उसके बाद 5 साल मैं बीकानेर की उर्मुल डेयरी में रहा, हुँ। जहाँ मैं एक उर्मुल समाचार पत्रिका हुआ करती थी, उसका संपादन करता था और उसके अलावा वो जनसंपर्क का काम था। तो उस सेवा काल में मैं बहुत गाँव में घूमा। हम मंथन एक सिनेमा आया था, पिक्चर आई थी। हुँ, तो बिल्कुल। तो वो पिक्चर एक तरह से श्वेत क्रांति की सफलता पर आधारित थी। हाँ। और तो वो पिक्चर दिखाने हम गाँव में जाते थे और गाँव के लोगों से संपर्क करते थे, फिर उनको वहां से एक बस में बैठाकर डेयरी प्लांट तक लाते थे, जहां उनको बताते थे कि आप सोसाइटी के माध्यम से जो दूध हमको देते हैं, उसका प्रोसेसिंग कैसे आगे तक होता है और कैसे उसका विपणन होता है। तो गांव के लोग, मैं मानता हूं कि बहुत सांकेतिक भाषा में भी बात करते हैं, बहुत आप देखिए लोकोक्तियां या मुहावरे जो उनकी बातों में या उनकी भाषा में है, ऐसी चीजें शहर में आपको बहुत कम सुनाई देती हैं, बिल्कुल। जबकि गांव में हर तीसरा व्यक्ति इसी तरह की भाषा में बात करता है। एक बार डेयरी के एक एमडी आए थे, तो अकाल के दिन थे, वो 87 की बात बता रहा हूं मैं हुँ। आपको। तो 87 में 2 बार मुझे बहुत अकाल के अंदर घूमना पड़ा। पहली बार मन्नू भंडारी जी आई थी अपनी हुँ। कॉलेज की छात्राओं को लेके, तो हम बज्जू इलाके में उनके साथ घूमा मैं, और उन्होंने अपने तरफ से कुछ कपड़े भी लाई थी, कुछ धान उन्होंने वहीं से खरीद कर उन अकाल पीड़ितों के अंदर बांटा था। उसके अलावा एक बार आरसीडीएफ के, यानी ये जो डेयरी महासंघ है जयपुर में, सरस का, राजस्थान उनके कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन जो उनके है। अध्यक्ष आए, जी। और उनके अध्यक्ष आए तो एक बुजुर्ग से आदमी ने कहा कि इतना बड़ा आदमी आया है तो हमको क्या लाभ मिलता है। फिर उसने बड़े मुहावरे की तरह बात की, तो वो समझे नहीं इसका मतलब। तो हमने उनको समझाया, मैंने कहा इसका मायने ये है कि इतना बड़ा आदमी गांव में आया है, अगर गांव को कुछ लाभ देकर नहीं जा रहा है तो कोई मतलब तो नहीं उनके उसका आने कोई का। मतलब नहीं है। तो इस तरह बिल्कुल। की बातें जो गांव के लोग जो चुटकियों में बात करते थे, और जिस तरह के मुहावरे और जिस तरह के लोकोक्तियों का प्रयोग गांव में होता है,
मुझे तो मैं तो आज भी बहुत अभिभूत हूँ कि गांव के लोगों को हम कमजोर समझते हैं, लेकिन वो कहीं ज्यादा हुँ, हमसे आगे, वो गुणे हुए लोग हैं। हम पढ़े बिल्कुल। हुए हैं और वो गुणे हुए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं है क्योंकि शहरी जीवन में हम तथाकथित रूप से सभ्य या विकसित होने का ढोंग रचते हैं, लेकिन जी। सही अर्थों में लोक कला, लोक जीवन और लोक शैली अगर है, तो वो आज भी ग्रामीण परिवेश में ज़िंदा है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, चाहे वो सुदूर छत्तीसगढ़, बिहार, नागालैंड, मणिपुर हो, चाहे राजस्थान के ग्रामीण अंचल हों, आदिवासी अंचल हों। वहाँ की कलाएँ, लोक कलाएँ अपने अलग हैं। जी। आपकी इसी बात पर हम ये आपके साथ में और साझा करना चाहेंगे कि जब आपने लेखन आरंभ किया और आपके अभी 5 संग्रह आए हैं, व्यंग्य संग्रह जो हैं, किस तरह से आपने इनको व्यवस्थित करने का प्रयास किया कि मुझे एक क्योंकि बहुत जल्दी-जल्दी आपके 5 संग्रह आए हैं, अपने इनके अंतराल हम्म, जो देखें तो बहुत कम अंतराल रहा है। 5 साल के अंदर। हाँ, बिल्कुल। जी। देखिए, सबसे पहले जब मैंने लिखना शुरू किया, मेरे बहुत से आइडिया, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी डायरी में कैद थे, और बहुत सी बातें हम लोग जो गोस्वामी चौक में हमारी एक हैबिट सी थी कि हम बात भी व्यंग में ही करते थे। हुँ, तो हमारे एक होली पर पत्रिका भी निकलती थी। होली पे एक पत्रिका निकलती थी हुड़दंग करके। हुँ, तो उसमें हम कुछ दोहे लिखते थे, कुछ लघु कथाएं लिखते थे, कुछ इस तरह के गीत चौपाई में जो पैरोडी जिसको कहते हैं बनाते थे, और वो सारी व्यंग्योक्ति थी, सारी व्यंग की भाषा में होती थी। तो वो निकालते थे हम। उसके बाद में जब मैंने व्यंग लिखना शुरू किया, तो मैं मानता हूं कि बहुत सी चीजें मैं नियमित रूप से लिखता रहा, और इसमें एक बड़ा योगदान कोरोना का रहा। कि वो जी। एक काल ऐसा था जब दुनिया ठहर गई थी, अपने घरों में कैद हो गई थी। हमारे पास और कोई काम नहीं होता था सिवाय कि हम उस वक्त का इंतजार करें अच्छे वक्त आने का। तो वो जो एक काल था, उसमें मैंने नियमित रूप से प्रतिदिन 1 या 2 व्यंग्य लिखे। और उस काल में आप देखिए कि हम आभासी मंच से जुड़े बहुत से समूह व्हाट्सएप में ऐसे हुए जिनसे हम अपनी बात कह सकें, और अखबार निरंतर निकल रहे थे। मैं निरंतर अपने व्यंग्य भेजता था, और छपते भी थे। और मुझे इस बात का सौभाग्य है कि कुछ मौकों को छोड़ के मेरे किसी भी व्यंग्य की बहुत ज्यादा आलोचना नहीं हुई। अब ये इसका मैं कारण समझ नहीं पा रहा हूँ। हो सकता है कोई नहीं हुई हो, आलोचना अच्छे भी लिखे हों, और हो सकता है कि किसी ने लिहाज में आलोचना नहीं की हो, ये तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन मुझे लगा कि उसके बाद में मुझे निरंतर मेरे साथी लोग कहते थे कि आप इतना कुछ लिख रहे हैं, तो इसको कहीं एक जगह संकलित करने के लिए आपको किताब लिखना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले आगरा के निखिल प्रकाशन से ये वक्त 2000 में चुगली की गुगली, जिसमें मेरे 51 व्यंग्य हैं, वो हुँ, लिखी। उसके बाद में मैंने ये निर्णय लिया था कि मैं पुस्तक प्रकाशन में पैसा खर्च नहीं करूंगा, बिल्कुल। और मैं लिखता रहूंगा। एक दिन आएगा ऐसा कि प्रकाशक मेरे पुस्तक को प्रकाशित करने के लिए आगे बढ़कर आएंगे। और ऐसा हुआ भी कि प्रकाशकों ने मुझसे कहा कि आपके व्यंग हम पढ़ते हैं, अच्छा लगा। तो मेरे 4 व्यंग संग्रह उसके बाद आई। ये बात अलग है, मैं कहता हूँ कि उन्होंने ये कहा कि व्यंग पुस्तक छपने के बाद अगर आप इच्छा रखते हो, हम आपको लेखकीय प्रति के रूप में 5 प्रति देंगे। उसके अलावा अगर आप कुछ अपनी तरफ से खरीदना चाहें तो हम आपको छूट पर वो दे सकते हैं। तो मुझे लगा आप कुछ अपने मित्रों को, कुछ समीक्षकों को, समीक्षा के लिए किताबें अपने आपस में आदान प्रदान होती रहती हैं, तो मुझे भी कुछ खरीदनी चाहिए, और मैंने खरीदी है। और मैंने ही नहीं, सभी लोग खरीदते हैं। तो पिछले 5 साल में निरंतर मैं लिखता रहा। कोई दिन मेरे जीवन में ऐसा नहीं बीता सिवाय इसके कि मैं कहीं बहुत बाहर जा रहा हूँ, कोई घूमने गया। जैसे मैं विदेश यात्रा पर गया था, तो मैंने लंदन गया, और उसके अलावा 5 देशों की और यात्रा की। तो वहां भी मेरे दिमाग में कई बार कुछ आइडिया आते रहते थे। तो मैं देर रात जागते हुए उन आइडियाज को अपने मोबाइल की नोटबुक में नोट कर लेता था। हुँ, और फिर मैंने एक साथ वो आइडियाज जब मैं देश में वापस लौटा तो उनको आगे बढ़ाते हुए, विस्तार देते हुए व्यंग लिखे। तो मैं ये कहूंगा कि मैंने प्रतिदिन एक व्यंग लिखा, 1 या 2 व्यंग लिखे, और प्रतिदिन मेरा एक व्यंग छपा।
तो इन सभी को मैंने कहा कि आदमी क्या है कि आज हम आज हैं कल नहीं हैं, लेकिन हमारी पुस्तकें ऐसी हैं जो आगे तक कई पीढ़ियों तक अ, जीवंत रहेंगी, जीवित रहेंगी बिल्कुल, और बिल्कुल, लोग उनको बिल्कुल। पढ़कर हमें याद करेंगे। बिल्कुल, ये बात सही है। एक बात है, आपने ज़िक्र किया कि आपकी कुछ रचनाओं की आलोचना हुई और बाकी बाद में जी। आलोचना नहीं हुई। हुँ। क्या आपको नहीं लगता कि आलोचना यदि आपकी हो रही है तो इसका मतलब आप में कहीं न कहीं बहुत सक्रियता है या कोई ऐसी दमखम वाली बात है? दमखम की नहीं, लेकिन आलोचना का सबसे मुझे कभी आलोचना का बुरा नहीं लगा। हुँ, किसी ने मुझे आलोचना की तो मैंने उन तथ्यों को बहुत गंभीरता से लिया और मैं निरंतर पढ़ता रहा कि ऐसी क्या बात है, मैं क्या इसमें छूट गई थी। मुझे लगता था आदमी कभी परिपूर्ण नहीं होता, कोई भी लेखक परिपूर्ण बिल्कुल, नहीं है, बिल्कुल। उससे गलतियां होती हैं, उससे उसके भीतर भी कमियां होती हैं। लेकिन अगर हम आलोचना सुनकर उनसे लड़ते रहते तो संभवतः मैं इतना काम ही नहीं कर पाता। हाँ, मैंने आलोचक की हर बात को शिरोधार्य करते हुए अपनी गलतियों को सुधारा और मुझे खुशी है कि जो गलतियां किसी ने बताई, अगले व्यंग में मुझे उन गलतियों को मैंने पाटने का प्रयास किया। हो सकता है अभी भी गलती होती होंगी क्योंकि ये तो एक इंसानी फितरत है। आदमी कहते हैं कि इंसान गलतियों का पुतला है। तो बिल्कुल। आज भी हमसे गलतियां होती हैं, होती रहती हैं, हो सकता है। आगे लेकिन भी ये होती रहेंगी, ऐसी बात नहीं आगे भी होती रहेंगी, लेकिन ये है। चलता रहेगा, निरंतर सतत हाँ। प्रक्रिया है कि आप अपनी कमियों को दूर करते रहें, आगे बढ़ते रहें। जीवन इसी का नाम है और जीवन जी, पढ़ने का जी, नाम है, अपनी गलतियों से सीखने का नाम जीवन है और सही मायने में वही जीवन सार्थक भी है। जी, जी। गोस्वामी जी, चलते-चलते हम आपसे बस यही कहेंगे कि आगे की जो रचनाएँ हैं, आगे की जो रणनीति है और व्यंग्य का जो भविष्य है, क्या देख रहे हैं कि भारत में व्यंग्य और व्यंग्य लेखन का क्या भविष्य लग रहा है आपको? देखिए, भारत में व्यंग्य लेखन का भविष्य बहुत अच्छा है। आज आप देखिए कि बड़ी संख्या में किताबों में भी और बड़ी संख्या में, उससे भी ज़्यादा कहीं संख्या में अखबारों में व्यंग्य के कॉलम हैं। व्यंग नियमित रूप से छप रहे हैं, चाहे आप नई दुनिया में अदबीज का एक ज़िक्र मैं करता हूँ, जो सबसे पुराना स्तंभ है बहुत व्यंग हाँ, में और वो उस दौर से है जब शरद जोशी जैसे महान विभूतियाँ उससे जुड़ी हुई थी, लिखती थीं। उसके बाद के जो हमारे बड़े व्यंग्यकार हुए, उन सभी ने लिखा और आज भी इन अखबारों में निरंतर व्यंग लिखा जा रहा है। और एक चीज़ आप देखिए, मैं तो राजस्थान की बात करता हूँ, और भी बात है कि राजस्थान में जो लोग कविता लिखते थे, जो लोग कहानी लिखते थे, जो लोग उपन्यास लिखते थे या अन्य किसी विधा में अब तक काम कर रहे थे, वो सब के सब व्यंग की तरफ झुकाव उनका हुआ है। और बहुत से साथी हमारे व्यंग भी लिख रहे हैं, उनकी किताबें भी आ रही हैं। तो इसको देख के लगता है कि व्यंग का भविष्य भी काफ़ी अच्छा है इस देश में। और जब तक हमारे आस-पास, हमारे समाज में, हमारी राजनीति में, हमारी आर्थिक व्यवस्थाओं में विसंगतियाँ होती रहेंगी, तब तक व्यंग जीवित रहेगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और हमारे साथ जुड़े हुए थे पहले एक संतोष कुमार साटोलिया जी और सोनू मिश्रा पटना से जुड़े हुए थे। जी, जी। संभवतः वो अभी छोड़ गए हैं। आप मन तो कर रहा है कि आपसे व्यंग्य के बारे में और बातचीत करते रहें, लेकिन समय की सीमाएँ होती हैं। जी, जी। दोबारा फिर आपसे किसी मोड़ पे बात करेंगे। आपका बहुत-बहुत जी, आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद जी। जो आपने हमारे चैनल के लिए समय निकाला। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अवसर दिया कि अपनी बात मैं आपके इस लोकप्रिय चैनल के माध्यम से पाठकों तक पहुँचा सकूँ। धन्यवाद। ये थी हमारी बातचीत आज सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार, कमेंटेटर और कार्टूनिस्ट प्रभात गोस्वामी से। बातचीत आपको कैसी लगी? हमें इंतज़ार रहेगा आपकी प्रतिक्रियाओं का और आप प्रतिक्रियाएँ दे सकते हैं हमारे चैनल पर जाके। जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए, लाइक कीजिए और यदि ये बातचीत आपको पसंद आती है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। हमें सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके लिए हम और इसी तरह से कुछ नई से नई बातचीत, नए से नए रचनाकारों को और जोड़ सकें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।